अरे लड़ो मत, राम सिंह जोर से चिल्लाया और फिर उनकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। फिर उसने उन युवकों को एक दूसरे से अलग किया। काफ़ी चोट खा चुके थे। उनके साथ आई लड़की भय से काँप रही थी। उन दोनों युवकों को फिर से लड़ने के लिए तैयार देख राम सिंह ने उन्हें सख्त लहजे में चेतावनी दी, अगर तुम दोनों ने फिर से मारपीट शुरू की तो पुलिस के हवाले कर देंगे। शांति से बताओ कि किस बात पे लड़ रहे थे। उन दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। राम सिंह की समझ में बस इतना आया कि लड़ाई लड़की को लेकर हुई थी। जिस युवक ने लड़ाई शुरू की थी उसका नाम विवेक था, दूसरा युवक संजय था और लड़की का नाम कविता था। दरअसल संजय करीब आधा घंटा पहले कविता को साथ लेकर कहीं गायब हो गया था। इस बात को लेकर विवेक बहुत खपा था। राम सिंह को थर-थर काँप रही कविता पर दया आई। उसने उन दोनों को डपट कर पहले चुप कराया और फिर कहा, तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस तक चलो, सारी बातें वहीं होंगी और अगर रास्ते में झगड़े तो खैर नहीं तुम दोनों की, तब पुलिस वालों के डंडे ही तुम्हें सीधा करेंगे। राम सिंह की इस धमकी ने असर दिखाया और ऑफिस के इमारत तक पहुंचने के दौरान वे दोनों एक शब्द भी नहीं बोले। नीरज चिड़ियाघर में रिसर्च असिस्टेंट था। उसने उन चारों को इमारत के तरफ आते खिड़की में से देखा तो उत्सुकतावश कमरे से बाहर आकर बरामदे में खड़ा हो गया। राम सिंह ने पास आकर उसे रिपोर्ट दी, साहब ये दोनों लड़के बाग के बाड़े के पास जानवरों की तरह लड़ रहे थे। लड़की साथ में है, इस बात का भी कोई शर्म लिहाज इन दोनों ने नहीं किया। ये तीनों यहाँ अक्सर आते रहते हैं। अगर आपके समझाने से न समझे तो दोनों को पुलिस के हवाले कर देना सही होगा। नहीं, पुलिस को मत बुलाना प्लीज़, कहते हुए कविता की आंखों में आंसू आ गए। पहले इन दोनों की हुलिया ठीक कराओ राम सिंह, फिर इन्हें ऑफिस में लेकर आना, नीरज ने राम सिंह से कहा। फिर कविता से कहा, तुम मेरे साथ आओ, और अंदर ऑफिस में चला गया। उसके व्यक्तित्व ने संजय और विवेक को ऐसे प्रभावित किया कि वे दोनों बिना कुछ बोले राम सिंह के साथ चले गए। कविता पल भर को झिझकी, फिर हिम्मत करके नीरज के पीछे ऑफिस में चली गई। नीरज ने उसे पहले पानी पिलाया, फिर उसके कॉलेज व घर के बारे में हल्की फुल्की बातचीत कर उसे सहज बनाने की कोशिश की। फिर अब बताओ कि क्या मामला है, क्यों लड़ रहे थे तुम्हारे सहपाठी, कहकर नीरज ने हौसला बढ़ाने वाले अंदाज में मुस्कुराते हुए कविता से जानकारी मांगी। सर, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कविता ने धीमी आवाज़ में बोलना शुरू किया। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं, पर आज विवेक ने झगड़ा शुरू करके मेरे दिल को चोट पहुंचाई है। वे दोनों ही आज अजीब सी बातें कर रहे थे। कैसी अजीब सी बातें, मैं कैसे बताऊं? सर, हमारे बीच हमेशा ही हंसी मजाक चलता रहता था, हल्के फुल्के अंदाज में। दोनों फ्लर्ट भी कर लेते थे मेरे साथ। मुझसे प्रेम करने का भी दावा दोनों करते रहते हैं, पर मजाक मजाक में। लेकिन आज क्या नया हुआ? सर, आज मुझे एहसास हुआ कि वे मजाक नहीं करते थे। दोनों मुझे अपनी प्रेमिका समझ रहे थे, जबकि मेरे दिल में किसी के लिए भी वैसी भावनाएं नहीं हैं। मैं तो उन्हें बस अच्छा दोस्त समझती रही हूँ। तुम्हें उन दोनों में कौन ज़्यादा पसंद है? ज़्यादा कम पसंद वाली बात नहीं है मेरे मन में। सर, वे दोनों ही मेरे नज़रों में बराबर है। अच्छा, यह बताओ कि किसका व्यक्तित्व बेहतर है? क्या कमियां या अच्छाइयां हैं दोनों की? कुछ पल खामोश रहने के बाद कविता ने कहा, सर, विवेक अमीर घर का बेटा है। वह पढ़ने में भी तेज है और तहजीब से व्यवहार करता है। संजय उसके इतना स्मार्ट तो नहीं है, पर दिल का ज़्यादा अच्छा है। क्रिकेट और फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी है। उसे गुस्सा कम आता है।
लेकिन आज उसे गुस्सा में देखकर मैं डर ही गई थी। झगड़ा तुम्हारे कारण हुआ है, यह तो तुम समझ रही हो ना? जी, लेकिन मैंने उन दोनों को कभी गलत ढंग से बढ़ावा नहीं दिया है। सर, मैं कैरेक्टरलेस लड़की नहीं हूँ। अब क्या करोगी? मेरी समझ से कि ये दोनों आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा कहना है इन दोनों को तुमसे दूर नहीं कर पाएगा। अगर ये नहीं समझेंगे तो मैं इन दोनों से दोस्ती तोड़ लूँगी। कविता ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी बातों का बुरा मत मानना। कविता, मैं जो कुछ तुम्हें समझा रहा हूँ वह तुम्हारे भले के लिए ही है। देखो, कोई लड़का प्रेम को लेकर गलत फहमी का शिकार न बने, इसकी जिम्मेदारी लड़की को अपनी ही माननी चाहिए। आज के समय में हर इंसान तनाव से भरा जीवन जी रहा है। ऊपर से उसके मन में पुलिस, कानून आदि का खास भय नहीं है। किसी गुमराह प्रेमी ने लड़की के मुंह पर तेजाब फेंका या जान से मार डाला जैसी खबरें आए दिन अखबारों में छपती रहती है। मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में ज़्यादा समझदारी दिखाओगी, लेकिन अभी तुम चुप रहना। मैं तुम्हारे दोस्तों को प्यार से समझाने की और कुछ डर दिखाकर सही व्यवहार करने की समझ देने की कोशिश करता हूँ। नीरज की इस बातों को सुनकर कुछ शर्मिंदे सी नज़र आ रही कविता ने अपनी नज़रें फर्श की तरफ झका ली। राम सिंह के साथ जब विवेक और संजय ने ऑफिस में कदम रखा तो दोनों ही कुछ तनावग्रस्त और सहमे से नज़र आ रहे थे। उनके साथ कुर्सी पर बैठ जाने के बाद नीरज ने उनके साथ बात शुरू की। क्या तुम दोनों अपने अपने घटिया व्यवहार के लिए शर्मिंदा हो? नीरज ने दोनों को घूरते हुए सख्त स्वर में सवाल पूछा। जी हाँ, हमें लड़ना नहीं चाहिए था, विवेक ने धीमे दबे स्वर में जवाब दिया। और तुम्हारा क्या जवाब है? उसने संजय से पूछा। यह मुझ पर हाथ न छोड़ता तो लड़ाई क्यों होती? संजय की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। क्यों छोड़ा इसने तुम पर हाथ? क्या यह गलतफहमी का शिकार था? सर, कविता और मैं जानबूझकर इससे अलग नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि तुम दोनों कविता को लेकर ज़बरदस्त गलतफहमी के शिकार बने हुए हो। क्या इसने तुम में से किसी को भी अपना प्रेमी माना है? वे दोनों जवाब में खामोश रहे तो नीरज ने कुछ शांत लहजे में उन्हें समझाना शुरू किया। हम इंसानों को प्यार मोहब्बत के मामले में जानवरों से ज़्यादा समझदारी दिखानी चाहिए, पर तुम दोनों ने बड़ा घटिया व्यवहार दिखाया है। दोस्तों के बीच जो आपसी भरोसा होता है उसे तोड़ा है तुम दोनों ने। मैं यहाँ जानवरों के व्यवहार और आदतों पर रिसर्च कर रहा हूँ। ये जानवर प्रेम में जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, बहुत कुछ सीख सकता है। आज का मनुष्य इस जानवर से भारी भरकम गैंडा बहुत सहनशक्ति दिखाता है। मादा का दिल जीतने के लिए 15-20 दिनों तक इंतजार करता है। मादा की रजामंदी का मादा नर को खदेड़ती रहती है, पर वह गुस्सा नहीं होता, हिंसा का रास्ता नहीं अपनाता। बागों में मादा की रुचि सर्वोपरि होती है, वही पहल कर अपनी दिलचस्पी नर को दर्शाती है। हम इंसान को भी लड़की की इच्छा व पसंद को महत्व देना चाहिए या नहीं? भेड़ियों के बारे में जानना चाहोगे? दरअसल भेड़िया आजीवन एक मादा के साथ जुड़ा रहता है। वफादारी सीख सकते हैं हम इन भेड़ियों से। हंसी मजाक में फ्लर्ट करना प्रेम नहीं है। मित्रों, यो एक दूसरे से को लहू लुहान कर प्रेम का प्रदर्शन न करो। ऐसा करना तो उस पवित्र भावना का मजाक उड़ाना होगा। कविता तुम्हारे साथ पढ़ती है, तुम दोनों की दोस्त है। उसे अपने गलत व्यवहार से मानसिक कष्ट पहुंचाकर उसका दिल तो तुम दोनों क्या जीतोगे, उल्टे उसकी दोस्ती से भी हाथ धो बैठोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना तुम दोनों? जी। विवेक और संजय दोनों के मुंह से एक साथ यह शब्द निकला, गुड। चलो अब तुम दोनों हाथ मिलाओ। संजय और विवेक ने उठकर हाथ मिलाया और फिर गले से भी लग गए। कविता ने मुस्कुराकर नीरज को आंखों से धन्यवाद दिया और फिर जाने को उठ खड़ी हुई। नीरज के आदेश पर राम सिंह उन तीनों को छोड़ने के लिए बाहर तक गया। कुछ दूर जाकर उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसके साहब बरामदे में खड़े उनकी तरफ ही देख रहे थे। तभी कविता ने पीछे मुड़कर देखा और नीरज को अपनी तरफ देखता पाकर उसने हाथ हवा में उठाकर हिलाया। नीरज ने उसके अभिवादन में दूर से अपना हाथ बड़े जोशीले अंदाज में हिलाया। इस घटना के लगभग 3 महीने बाद विवेक और संजय की चिड़ियाघर के ऑफिस के सामने राम सिंह से अगली मुलाकात हुई।
उन दोनों ने राम सिंह को अभिवादन कर हाथ मिलाए। फिर संजय बोला, राम सिंह, कविता ने हमसे 12 बजे यहाँ मिलने का प्रोग्राम फ़ोन पे तय किया था। वह आई नहीं क्या अभी तक? वह आई तो थी लेकिन अब यहाँ नहीं है, पर मिठाई का डब्बा तो है। मैं अभी मुंह मीठा कराता हूँ तुम दोनों का। राम सिंह बहुत खुश नजर आ रहा था। किस बात के लिए मेरे मुंह मीठा कराओगे राम सिंह? संजय उलझन का शिकार बन गया। पिछले दिनों परीक्षाएं चल रही थी, इसीलिए परीक्षा के दिन ही मिल पाते थे। जो खबर है उसे तो बताओ। तुम दोनों को सचमुच कोई अंदाजा नहीं है कि मैं क्या खबर सुनाऊंगा। क्यों मुंह मीठा कराने की बात कर रहा हूँ राम सिंह? अगर आप पहेलियां नहीं बुझाएंगे तो मेहरबानी होगी। विवेक अचानक चिढ़ गया और उसकी आवाज़ तीखी हो गई। राम सिंह रहस्यमय अंदाज में कुछ देर तक मुस्कुराने के बाद उनसे बोला, लगता है कि मुझे सारी बातें शुरू से ही तुम्हें बतानी पड़ेगी, नहीं तो तुम दोनों को समझ में कुछ नहीं आएगा। अब तो बताना शुरू भी कीजिए। कविता कहाँ चली गई? विवेक ने माथे में बल डालकर सवाल पूछा। अरे, तुम दोनों को खबर नहीं है क्या? राम सिंह चौंक पड़ा। कैसी खबर? विवेक और ज़्यादा परेशान हो उठा। भाई, तुम लोग कब से कविता मैडम से नहीं मिले हो? तो सुनो, जब तुम दोनों यहाँ आपस में झगड़े थे तो उस दिन मैं तुम सबको बाहर तक छोड़ने गया था। तुम दोनों बस से गए थे, जबकि कविता मैडम को मैंने ऑटो में भेजा था। उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें 100 का नोट किराए के लिए दिया था। ये सब याद है ना तुम दोनों को? वे दोनों खामोश रहे तो राम सिंह ने आगे बोलना शुरू किया। वही 100 रुपये लौटाने के लिए कविता मैडम 3 दिन बाद यहाँ अकेली आई थी। तुम दोनों की आंखों में हैरानी के भाव देखकर मैं इस वक्त अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन्होंने यहाँ आने की बात तुम दोनों को कभी नहीं बताई। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, पर उसे। खैर, आगे बोलो राम सिंह। विवेक अपने दोस्त संजय की तरह ही तनाव का शिकार बना हुआ था। मेरी बातें सुनकर अपना दिल न दुखाना तुम दोनों। देखो, जो भी होना होता है वही होता है। उस दिन कविता मैडम ने लंच यही हमारे नीरज साहब के साथ किया था। वह 4-5 दिन बाद फिर आई तो हमारे साहब के लिए गोभी के परांठे अपने घर से बनाकर लाई थी। साहब ने जीव विज्ञान में PhD कर रखी है और तुम सब भी इसी विषय में BSc कर रहे हो। आगे यह हुआ कि कविता मैडम सप्ताह में 2 बार साहब से पढ़ने के लिए आने लगी। उन दोनों के बीच इस बढ़ती मुलाकातों का नतीजा क्या निकला? वह बात वैसे तो खुशी की है, पर मुझे लग रहा है कि तुम दोनों को उसे सुनकर दिल बैठ जाएगा। लेकिन सच तो मालूम पड़ना ही चाहिए। कल हमारे साहब और कविता मैडम की सगाई हो गई। उसी खुशी में यहाँ सब मिठाई खा रहे हैं। कविता मैडम कुछ देर पहले साहब के साथ घूमने निकल गई है। शायद दिमाग से उतर गया होगा कि तुम दोनों पुराने दोस्तों को मिलने के लिए उन्होंने यहाँ बुलाया है। खैर, मुंह मीठा कराने के लिए मैं मिठाई, वह लड़की तो। विवेक ने अचानक कविता को कुछ कहना चाहा तो राम सिंह को भी गुस्सा आ गया। अब आगे जबान संभाल कर बोलना। कविता मैडम के लिए कोई गलत बात मैं नहीं सुनूंगा। राम सिंह ने कठोर लहजे में विवेक को चेतावनी दी। कविता ने हम दोनों को अंधकार में रखकर अच्छा नहीं किया राम सिंह। वह प्यार का अभिनय हमारे साथ भी करती थी। उस दिन हम आपस में यूं नहीं लड़ रहे थे। वह इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। संजय ने मायूस से लहजे में पहले अपनी दिल की पीड़ा जाहिर की और फिर विवेक के कंधे दबाकर शांत रहने को समझाने लगा। मुझे तुम दोनों से गहरी सहानुभूति है। राम सिंह का गुस्सा ठंडा पड़ने लगा। उस दिन तुम दोनों आपस में न लड़ते तो कविता मैडम तुम दोनों के साथ ही होती, क्योंकि हमारे साहब से उनकी मुलाकात ही नहीं हुई होती। हमारे साहब तुम दोनों से ज़्यादा समझदार व होशियार निकले। न खून बहाया, न रुपये लुटाए, लेकिन कविता मैडम को पा लिया। तुम दोनों तो आपसी झगड़े में ताकत खर्च करते रहे और कमज़ोर पड़ गए। साहब ने उनका दिल जीता और उन्हें पा लिया। आदमी की असली ताकत अब उसकी बुद्धि है, ना कि मजबूत मांसपेशियाँ। तुम दोनों खाली हाथ मलते रह गए, इसका मुझे अफसोस है। पर आगे तुम ज़रा समझदारी से काम लेना। हमारे साहब की तरह कोई अच्छी लड़की कल को तुम्हारे साथ भी ज़रूर होंगी। अब मैं मिठाई का डब्बा लाता हूँ। राम सिंह ऑफिस में से डब्बा लेकर बाहर आया तो विवेक और संजय वापस जा चुके थे। बेचारे, उसने इस सब से उन दोनों के प्रति सहानुभूति दर्शाई और फिर उन्हें भुलाकर काजू की 2 बर्फियाँ इकट्ठे मुंह में रखकर बड़े स्वाद से खाने लगा। 6 महीने बाद दोनों की शादी हो गई। शादी में विवेक और संजय को बुलाया था।
लेकिन इस बार दोनों के मन में थोड़ा भी गुस्सा नहीं था। दोनों को अपनी गलती समझ में आ गया था। चारों लोग मिलकर शादी में बहुत एंजॉय किया और कपल को शादी की शुभकामनाएं दी। अब अक्सर ये लोग एक दूसरे से मिलने आते जाते रहते हैं। इस तरह से स्टोरी की हैप्पी एंडिंग हुई।